नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। द्रौपदी का डांडा चोटी पर आए एवलॉन्च के बाद 26 शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता। खराब मौसम के बीच भी रेस्क्यू टीम ने 7 और ट्रेनी पर्वत आरोहियों के शव किए बरामद। दरोगा भर्ती प्रकरण में शामिल दोषियों पर दर्ज होगा मुकदमा, शासन से मिली अनुमति। ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्दलीय जीते 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पदों को दिया समर्थन। महेंद्र भट्ट बोले 36 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बॉबी कटारिया ने देहरादून सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। अपने वकीलों के साथ दून पहुंचे कटारिया को एसीजेएम कोर्ट से मिली जमानत। देवभूमि की सड़कों पर खुलेआम शराब पीने का मामला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। द्रौपदी का डांडा चोटी पर हुए एवलॉन्च में अभी तक 26 शव बरामद कर लिए गए हैं और 3 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। आज सुबह ही 4 शव बरामद किए गए थे और चारों ही शवों को उत्तरकाशी पहुंचा दिया गया है। हालांकि उत्तरकाशी पहुंचते ही सभी शवों को देखने के बाद परिजनों में कोहराम छा गया। पूरे परिवारों में मातम का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही रेस्क्यू टीम ने खराब मौसम के बीच भी 7 शवों को बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अभी भी लापता लोगों का रेस्क्यू कर रही है। आपको बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकले नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के दल में से 29 सदस्य डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में एवलॉन्च की चपेट में आने के बाद से लापता हो गए थे। इस घटना के बाद से ही घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था, जिसके बाद अभी तक 26 शव बरामद कर लिए गए हैं और 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल करने वाले 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए उस उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। खानपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी प्रत्याशी नीतीश कुमार का निर्दलीय विजयी हुए 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में समर्थन किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा चुने गए प्रत्याशी निर्विरोध जीतेंगे। 36 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर जनता पर क्षेत्र का विकास है, तो उनको पता है कि राज्य के अंदर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो सकता है। और उसी जनता के प्रेशर से ही सभी सदस्यों ने हमको समर्थन दिया। आज 36 सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत को प्राप्त हमारे साथ हैं और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि विकास खंडों के अंदर 6 विकास खंड हैं, तो इसलिए चमत्कार होगा। जनादेश, जब जनादेश के पक्ष में जनता होती है तो जनादेश का भी सम्मान होता है। हम मुझे लगता है कि हम 6 के 6 विकास खंडों में अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। ये पहली बार हरिद्वार में। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड की विधानसभा को देश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित किए जाने के लिए सभी कार्मिकों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारियों से जानकारी ली है। आज मैंने उनके साथ बैठक की है और उनसे कहा है, आदेश भी दिया है कि हमें जो हमारा विधानसभा सचिवालय है उसको और सुदृढ़ करना है, स्वस्थ करना है और अच्छी तरह से चलाना है, ताकि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। जहां किस तरह से आगे अब हम कामों को करेंगे और कामों को और अच्छा करेंगे, इस पर हम लोगों ने बातचीत की आज। वहीं साल 2015 में हुई उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए शासन से आदेश मिल चुके हैं। भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले लीक करने और ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ के मामले में अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल ये मामला साल 2015 में 239 पदों पर हुई पुलिस भर्ती का है, जिसकी जाँच विजिलेंस कर रही है। वहीं चंपावत के जिला कार्यालय सभागार में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की, जिसमें सांसद अजय टम्टा ने केंद्रीय योजनाओं को समय पर पूरा करने, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अमृत सरोवर की समीक्षा करते हुए अजय टम्टा ने कहा कि जनपद में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान समय में 44 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो गया है और बाकी के बचे सरोवर पर काम जारी है। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वच्छ
स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्राम उद्योग के साथ ही सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सारे जनपद के अंदर कार्य करने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स की डिपार्टमेंट की हमने आज मॉनिटरिंग की है और उस मॉनिटरिंग में हमने काफ़ी कुछ मैंने स्वयं दिशा निर्देश दिए कि इनको अगली बैठक के अंदर आप अपने अपने डिपार्टमेंट के जो बजट प्रोविज़न आपको मिला है उसको संपूर्ण रूप से उसका उपयोग करें और जनता को जल्दी से जल्दी उन सभी सुविधाओं को दिया जाए जिसके लिए आपको बजट दिया गया। और अभी आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंकिता की मां का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गुसाई रावत भी अस्पताल पहुंचे। हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी की दर्दनाक हत्या के बाद उनके परिजनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हर रोज घर में सांत्वना देने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही है, जिससे परिजन इस हत्याकांड के बाद तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए बहुत ही दुखी हैं और क्योंकि वो बहुत अपसेट से ही हैं और इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्योंकि उनके साथ उन्होंने जवान बेटी को खोया अपनी, तो स्वाभाविक है कि उनका मन मस्तिष्क की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। हम उनके घर भी मिल के आए थे और निश्चित रूप से ये लड़ाई केवल अब अंकिता भंडारी के पिताजी माताजी के परिवार की लड़ाई नहीं, पूरे उत्तराखंड की लड़ाई। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई रावत ने आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। अनुकृति गोसाई रावत ने कहा कि जिस तरह से विनोद आर्य प्रदेश सरकार और आरएसएस में अपना एक बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं, उससे सभी को आशंका है कि पुलकित के पिता अंकिता हत्याकांड मामले में सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा सरकार से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो एसआईटी, अगर आप एसआईटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो एसआईटी तो प्रदेश के अंदर बनाई गई एक कमेटी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोचिए किसी ज़िले के जिला अधिकारी जो है या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो एसआईटी में किस स्तर के लोग होंगे, वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते। जहाँ तक विनोद आर्य जी की बात है, बहुत क्योंकि राज्य मंत्री रहे हैं और कहते हैं, मैंने भी सुना है कि आरएसएस के अंदर तक काफ़ी उनकी जान पहचान है, बहुत पकड़ रखते हैं, तो डेफिनेटली ये और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। मेरे ख्याल से डीजीपी साहब के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वाकई उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि वो किसी भी उस कार्रवाई में कोई टैंपरिंग ना कर पाए। पौड़ी के सिमड़ी में हुई दुर्घटना में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आगोश में सोए लोगों के शव गुरुवार को हरिद्वार के लालडांग में लाए गए। शवों को देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। गांव में चारों तरफ मातम छा गया। गम के माहौल में दूल्हे संदीप ने उस वक्त को कोसा जब वो बारात लेकर निकले। ये रिपोर्ट देखिए। पौड़ी के सिमड़ी गांव में हुए बस हादसे को 3 दिन गुजर गए, लेकिन मंजर अब भी लोगों की आंखों में ताजा है। गुरुवार को हरिद्वार के लालडांग में जब मृतकों के शव पहुंचे तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। घर घर से मातम की आवाज आने लगी। अपनों को देखकर लोग बिलख पड़े। एक साथ कई लोगों की अर्थी उठी। जो मंजर किसी ने सोचा भी नहीं था, जिस मंजर को गांव का बच्चा बच्चा देख रहा था। गांव में पसरे मातम से वाकिफ जिलाधिकारी लालडांग पहुंचे। डीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा तो दिया ही, साथ ही उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना देने गए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के अल्फाज भी उस गम को बयान नहीं कर पाए जिस माहौल को वो देख रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि ये दर्दनाक घटना शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। देखिए, ये जो घटना हुई है इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए, और जैसा कि पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है। मैं समझता हूं कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी
उनकी माता जी से और उस लड़के से भी मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है। दर्दनाक सड़क हादसे के चश्मदीद दूल्हा संदीप खुशी के माहौल में पसरे मातम पर अफसोस कर रहा है। अफसोस इस बात का कि वो अपनों को बचा नहीं सका जो बस में सवार थे और उसकी खुशी में शामिल होने आए थे। संदीप के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उसकी कार रास्ते पर ठहरी हुई थी। कार के आगे आई अचानक बस खाई में गिर गई। संदीप ने अपनी आंखों से देखे उस खौफनाक मंजर को बयां किया। हादसे में संदीप ने अपने बड़े भाई, बहन और जीजा के साथ कई ग्रामीणों को खोया है। गाड़ी का कोई चीज खराब हो गया था रास्ते में। खराब होने के बाद वो गाड़ी हमारी गाड़ी आगे थी। पहले हमारी गाड़ी के आगे एक सांप आ गया था। सांप आने के बाद वो हमारी गाड़ी वाला ब्रेक लगा, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी हो गई। पीछे से दूसरी गाड़ी जिसमें सब लोग बैठे थे वो गाड़ी आगे आई, तुरंत स्पीड में, तुरंत उसकी कोई चीज टूट गई। टूटते ही वो गाड़ी सीधा खाई में चली गई। मैं उतर के भाग रहा था, मैं कैसे बचाता उनको। वो बोले तुम्हारे लिए पूरी जितनी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा अपनी तरफ से। मुझे यही कहना है कि मेरा परिवार जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए मैं अब आगे कुछ कर पाऊं। इस हादसे के बाद से पीड़ित दूल्हा संदीप, दुल्हन के परिवार के साथ पूरा गांव गम की आगोश में है। उनके इस जख्म को भरने में काफी समय लगेगा क्योंकि हादसे की जद में आए पीड़ित परिवारों के आगे रोजी रोटी का भी संकट है। हालांकि प्रशासन हर मुमकिन मदद के साथ पीड़ितों के दुख को कम करने की कोशिश कर रहा है। काफी गरीब परिवार है ये, मैंने खुद देखा है और ये मानकर चलिए कि एज ए जिलाधिकारी मैं आश्वस्त मैंने इनके परिवार को भी किया है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि घर की रोजी रोटी अच्छे ढंग से चलेगी। हरिद्वार से रफ्तार मीडिया के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। देहरादून में सड़क पर ट्रैफिक रोक, शराब पीने और पुलिस को धमकाने के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया को आखिरकार शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया है उन्होंने। हालांकि बॉबी कटारिया को जमानत मिल गई है जिसका खैंड पुलिस ने भी विरोध किया है। आपको बता दें कि बॉबी कटारिया को संजय कुमार की कोर्ट ने जमानत दी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूट्यूबर बॉबी कटारिया का 10 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह ट्रैफिक रुकवाकर सड़क पर शराब पीते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को कटारिया दिल्ली से 11 वकीलों को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने 25,000 रुपए के जमानती बॉन्ड पर कटारिया को जमानत दी है। इससे पहले गुरुवार को यूट्यूबर बॉबी कटारिया को देहरादून में कोर्ट में पेशी होनी थी। एक्चुअली कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वॉक्ड हैं वो सारे अवेलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए उसके बाद जज साहब ने हमें बेल ग्रांट करने का फैसला किया। एज ऑफ नाउ अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कोई कंडीशन उसमें इम्पोज करी है कि नहीं करी है, लेकिन हमें सिंपलिसिटर हमें एज ऑफ नाउ हमें बेल ग्रांट कर दी। 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे उनको बेल ग्रांट। अरे थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रुको, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, बेल हो चुकी है। फिलहाल आपके लिए लेटेस्ट न्यूज ये है, शराब तो थी नहीं जी उसमें।
उसमें तो एपी जूस था। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब दवाओं की खरीदारी को लेकर हलचल तेज है। दरअसल व्यवस्था बनाने के नाम पर दवा कंपनियों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया, जिसके चलते कंपनियों ने स्वास्थ्य विभाग को दवा देने से इनकार कर दिया है। अब स्वास्थ्य सचिव ने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द दवा कंपनियों का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि क्रय पॉलिसी को देखते हुए दवाओं की खरीदारी की जा रही है। देखिए, फ्री ड्रग के संबंध में मैंने मीटिंग भी ली थी, जिसमें डीजी हेल्थ के ओर से ऑफिशियल्स उपस्थित थे और एनएचएम के भी ऑफिशियल्स उपस्थित थे। और उस मीटिंग में निर्देशित भी किया गया कि जितनी जल्दी हो सके पेमेंट हम लोग एक्सपेडाइट कर दें, जल्दी हम प्रोक्योर भी कर लें। और इस संबंध में जो भी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जल्दी हम लोग एक्सपेडाइट कर लेंगे, ताकि हमारे पास जल्दी हम लोग टाइमली एसेंशियल ड्रग्स सप्लाई करें। वहीं कुमाऊं में जापानी बुखार अपने पांव पसार रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में जापानी बुखार से अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि अब तक 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 लोग उधम सिंह नगर के तो एक काला डूंगी के रहने वाले हैं। अस्पताल में जापानी बुखार से पीड़ित अभी भी एक महिला भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जैपनीज एनकेफेलाइटिस से अभी तक जिनकी कंफर्म जो थे 3 डेथ्स हुई हैं। 2 जिला उधम सिंह नगर के थे और 1 जो था जिला नैनीताल का था। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में मौजूद साबिर पाक की दरगाह पर 754वां उर्स मेले में जायरीन शिरकत कर रहे हैं। आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता की है। प्रशासन के कराए गए इंतजामों को देखने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे मौके पर पहुंचे। उर्स मेले का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम, हज हाउस का भी निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हरिद्वार में की थी, सभी डिपार्टमेंट्स को क्या क्या कार्य करने हैं सभी को काम असाइन कर दिए गए थे। और एसडीएम रुड़की जो नगर आयुक्त रुड़की का भी काम देख रहे हैं, उनको यहाँ का मेला अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था कि एक बार रिव्यू कर लूँ कि क्या स्थिति है। जो अभी मुझे यहाँ बताया गया उसके हिसाब से इनके सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं वो 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। मैंने 3-4 इनको निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था को लेकर मैंने मैन पावर डबल करने की बात की है कि हर शिफ्ट में 100 आदमी कम से कम होनी चाहिए साफ सफाई व्यवस्था के लिए। इसके साथ ही साबिर पाक के उर्स मेले में 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था भी रुड़की पहुंचा है, जहां से प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया और फिर जायरीनों को पिरान कलियर लेकर भी पहुंचे, जहां उन्हें साबरी गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। इस दौरान पाकिस्तानी जायरीनों को कड़ी सुरक्षा भी दी गई है। लगभग 150 के करीब जो पाकिस्तानी हमारे जायरीन हैं वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं और चेकिंग के बाद इन सभी को प्रस्थान के लिए बसों में बिठाया गया है। सुरक्षा के संबंधी सभी इंतजाम हमारे द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारियों ने देहरादून परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां पकड़े हुए सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर सरकार कोई गंभीर एक्शन नहीं ले रही है। सरकार जो हमें सुविधाएं देती थी उन्हें भी हमसे छीन लिया गया है। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल करे। कर्मचारियों की निकली है ये गर्जना रैली हमारी जो डाउनग्रेड पे का मामला है। आप सरकार डाउनग्रेड पे केवल कर्मचारियों के लिए लागू करेगी या क्या अपने लिए डाउनग्रेड नहीं है? अगर ये सरकार धन का अभाव और बजट के रोना रोती है तो क्या जो ये अपने ऐश और आराम से कर रहे हैं क्या इसके लिए धन का अभाव नहीं है? आज हमारी जो समन्वय समिति द्वारा ये 20 सूत्रीय मांग जो हमारा एजेंडा था, इतने में हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारा गेट मीटिंग था, तब भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना है और आज मजबूर होकर कर्मचारी सड़कों पे उतरा है। और क्या करेंगे आगे हमारा स्टेप वाइज होगा। अगर सरकार आज हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हम धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर देंगे। वहीं हल्द्वानी पुलिस ने शहर में महिलाओं के साथ हो रही चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए पहली बार चेन स्नैचर गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो बुजुर्ग और असहाय महिलाओं के साथ ई रिक्शा में बैठकर जाती थी और मौका पाते ही चेन स्नैचिंग कर भाग जाती थी। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई चेन भी बरामद की है। इसमें देखा जाए तो विगत दिनों लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ महिलाएं जो टेम्पो में बैठती हैं उनके साथ जो है स्नैचिंग की घटना हो रही है कि टेम्पो में उनकी अचानक जो है सोने की चेन गायब हो जा रही है।
ऐसी जब 3-4 घटनाएं हो गई तो हमारे द्वारा इसमें एसओजी और आपका जो हमारा मोबाइल सर्विलांस है इसको भी लगाया गया। इसमें इसरार नबी करके जो हमारा जो CCTV देखने वाला कैमरा जो देखता है लड़का, उसके द्वारा बहुत मेहनत की गई। इसमें 100-200 कैमरे का डाटा एनालिसिस किया गया। उसके बाद इसमें 4 महिलाएं निकल के आई जो यहाँ उतरती हैं और फिर यहाँ टेम्पो में बैठ करके घटनाएं कर रही हैं। वहीं रुद्रपुर के फुलसुंग में ज्वेलर्स के घर में 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों पर धारदार हथियार से भी हमला किया है। आरोपी छत के रास्ते से घर में घुसे थे। घर में दाखिल होने वाले आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं, जिनकी मदद से पुलिस आगे की जाँच कर रही है। 1:30 बजे के बीच की घटना है, जिसमें कुछ लोग मिस्टर वर्मा हैं, उनके मकान में छत के रास्ते बैक साइड से एक मानाधीन बिल्डिंग है, घुस करके चोरी करने के प्रयास के लिए घुसे थे। उसी बीच इनकी पत्नी की नींद खुल गई और जब खुली और उन्होंने शोर मचाया तो उन्होंने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इनके सिर पर चोट मारी। उसी बीच इनके पति की भी नींद खुल गई थी, इनके भी हाथ पर चोट लगी और ये निकल के बाहर आ गए। पौड़ी में हुए सड़क हादसों में कई परिवारों के चिराग बुझ गए हैं और हादसों की जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हादसों से सबक लिया जाता है? जिस तरीके से पिछले 4 साल में पौड़ी में हुए बड़े हादसे सामने आए हैं, उससे तो एक ही बात निकलकर सामने आती है, वो ये कि हादसों से सबक कम और उनको दोहराया ज्यादा जाता है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप भी देखिए। पौड़ी में हुए दर्दनाक बस हादसे ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं, तो कईयों के अपनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया है। हाल ही में हुए इस सड़क हादसे ने पिछले 4 साल में हुए सड़क हादसों की यादों को जहन में फिर से ताजा कर दिया है। 4 साल पहले 1 जुलाई 2018 को पौड़ी में हुए बस हादसे का मंजर भी इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। इस हादसे में 10 बच्चे और 16 महिलाओं समेत 48 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरीके से पौड़ी जिले में लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, उनमें एक कारण कॉमन निकलकर सामने आया है। साल 2018 में जब ये हादसा हुआ था, तब भी हादसे की जांच में ओवरलोडिंग की बात सामने आई। 28 सीटर बस में 61 लोगों को ठूस कर भरा गया था। नतीजन ओवरलोडिंग की वजह से ही बस अनियंत्रित होकर 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। कुछ ऐसा ही मंगलवार को हुए सड़क हादसे में भी घटित हुआ। बारात लेकर लालढांग से सिमड़ी के लिए बारात से भरी बस में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया गया। 32 सीटर की बस में करीब 52 लोगों को ठूस कर भरा गया। हैरानी इस बात की है कि रिखड़ी खाल होते हुए सिमड़ी तक पहुंची बस को कहीं भी पुलिस ने नहीं रोका और न ही बस की कोई चेकिंग हुई। हालांकि दावे हो रहे हैं कि मजिस्ट्रियल जांच में कारणों का पता चलेगा, लेकिन सवाल बार बार यही है कि आखिर पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? क्यों ओवरलोडिंग की लगाम नहीं कसी जाती? पहाड़ों पर लगातार ओवरलोडिंग हादसों का कारण बन रही है और लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं। कुछ दिन हादसों की जांच की बात होती है और उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद हमें और आपको ऐसे ही दर्दनाक हादसे की तस्वीर देखने को मिलती है। सिस्टम को चाहिए कि बेलगाम ओवरलोडिंग की कमान को कसा जाए ताकि आगे से ऐसा कोई हादसा देखने को न मिले। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। द्रौपदी का डांडा चोटी पर आए एवलॉन्च के बाद 26 शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता। खराब मौसम के बीच भी रेस्क्यू टीम ने 7 ट्रेनी पर्वतारोहियों के शव किए बरामद। दरोगा भर्ती प्रकरण में शामिल दोषियों पर दर्ज होगा मुकदमा। शासन से मिली अनुमति, OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्दलीय जीते 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पदों को दिया समर्थन। महेंद्र भट्ट बोले 36 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ।
और बॉबी कटारिया ने देहरादून सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। अपने वकीलों के साथ दून पहुंचे कटारिया को एसीजेएम कोर्ट से मिली जमानत। देवभूमि की सड़कों पर खुलेआम शराब पीने का मामला।